दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में सब कुछ चमकता है, शोहरत, दौलत और नकली मुस्कानें। लेकिन एक दिन सड़क के किनारे हुई एक छोटी सी घटना ने इस चमकते हुए शहर का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। एक औरत जिसकी चाल में घमंड था और कपड़ों में अमीरी की खुशबू, और एक आदमी जिसकी आंखों में कहानियां थीं लेकिन शरीर पर सिर्फ धूल और थकान। बस कुछ ही सेकंड्स में जो हुआ उसने भीड़ को चौंका दिया और लाखों दिलों को हिलाकर रख दिया। लेकिन जो कोई भी उस पल को सिर्फ एक तकरार समझता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इस कहानी के आखिरी मोड़ पर ऐसी सच्चाई सामने आती है जो न सिर्फ रुला देती है बल्कि इंसानियत पर भरोसा दोबारा जगा देती है। दिल्ली के कॉनॉट प्लेस के बीचों बीच स्वर्णाशया नाम की एक महंगी शोरूम के बाहर सुबह 11 बजे के करीब भीड़ लगा था। महिलाएं डिजाइनर सरीस में, आदमियों के हाथों में स्टारबक्स के कप्स, और बीच सड़क पे एक अनदेखा सा आदमी, छाता हुआ कंबल, झुका हुआ कंधा और आंखों में एक थकावट जो सिर्फ जिंदगी दे सकती है। उसके हाथों में था एक पुराना गंदा कागज जिसे वो हर गुजारते इंसान के सामने पेश करता जा रहा था। ज्यादा लोग उस पर नजर डालते तक नहीं, पर फिर एक क्षण आया और हर चीज रुक गई। एक काली एसयूवी तेज ब्रेकें मारते हुए रुकी। उसमें से उतारी एक गोरा रंग, लंबे बाल और पेरिस से लाया गया ब्रांडेड कपड़ों में लिपटी एक औरत। हाई हील्स की आवाज ने सड़क पर एक अजीब सी सन्नाटा पैदा किया। उसका नाम था इसाबेल, एक विदेशी जिसने दिल्ली को अपना नया घर बनाया था। कैमरा वाले फोन उठ गए जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, पर जब उसने शोरूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो वही पुराना आदमी उसके सामने आया और धीरे से वो कागज उसकी तरफ बढ़ाया। बिना कुछ सोचे उसने अपना पान उठाया और पूरे जोर से उस आदमी के पेट पर मारा। आदमी गिर गया सड़क पर। कागज हवा में उड़ता हुआ उसके चरणों के पास आ गिरा। लोगों ने सांस लेना छोड़ दिया। एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़ता हुआ आया, कागज उठाया। पढ़ते ही उसका चेहरा पे सफदियत छा गई और बिना कुछ कहे उसने वो कागज उसी आदमी के हाथ में वापस दे दिया। आदमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और धीरे से उठकर चल दिया। उसकी पीठ झुकी थी, पर नजर अब भी जमीन से नहीं हटी थी। शब्द नहीं थे, सिर्फ एक फोन की स्क्रीन थी जिसमें किसी ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी। कुछ ही घंटों में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वो वीडियो वायरल हो गया। विदेशी औरत ने दिल्ली के एक गरीब को बेइज्जत किया। तिकायन बरसने लगी। ये लोग समझते हैं पैसा सब कुछ है, इसे तुरंत डिपोर्ट करो। अरविंद खन्ना, दिल्ली के सबसे बड़े तेज उद्योगपतियों में से एक, जिसका नाम हर दूसरे न्यूज़पेपर के बिजनेस सेक्शन में होता है, उसी इजाबेल का पति था। उसने तुरंत अपनी पीआर टीम बुलाई। डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया, पर इजाबेल उसने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, मैं डर गई थी, मुझे लगा वो मुझे कुछ बिगाड़ देगा, मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। अरविंद ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसका ध्यान उस वक्त भी एक नई लुई विटॉन की ड्रेस पर था। उसके लिए यह सब एक ड्रामा था जो कुछ दिन में छुप जाएगा। पर वो नहीं जानती थी कि जिस आदमी को उसने गिराया था वो सिर्फ एक भिखारी नहीं था। उस कागज के टुकड़े में एक कहानी छुपी थी, एक आदमी की जिसका सब कुछ छिन गया था, इज्जत, काम, परिवार, सपने। और उसी आदमी का नाम था आनंद कृष्णन। जिस पल इसाबेल ने उसका सम्मान ठोकर से गिराया, उसी पल एक ऐसा चक्रव्यूह शुरू हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल देगा। कृष्णन ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक इतिहास था, एक इतना गहरा दर्द जो चीख तो नहीं रहा था पर सुनने वाले के कान फाड़ सकता था। दिल्ली की सड़कों पर कृष्णन फिर से चला, पर इस बार उसकी चुप्पी में एक इरादा था। उसके हाथ में अब भी था वो कागज, एक रेज्यूमे जो कब का फाड़ दिया गया था, पर उस कागज के कोने पर लिखा था आईआईटी मद्रास, क्लास ऑफ 1992। और उस रेज्यूमे के पीछे छुपा था एक राज, एक ऐसा राज जो इजाबेल की दुनिया हिला कर रख देगा और अरविंद खन्ना के बनाए हुए शहर को एक पल में धूल बना देगा। रवि सिर्फ एक छोटा सा इंटर्न था, लेकिन उसके दिल में कुछ था जो स्वर्णाशया जैसे बड़े शोरूम में किसी के पास नहीं था, संवेदना। उस दिन जब शोरूम में सब लोग वीडियो को गॉसिप की तरह फॉरवर्ड कर रहे थे, रवि चुप था। उसने भी वीडियो देखा, पर उसकी आंखें किसी और चीज पर अटक गई थी। उस आदमी के चेहरे पर, उस भिखारी के चेहरे में कुछ था
जैसे वो पहले भी उससे मिला हो। फिर उसके दिमाग में एक फ्लैश आया, वही आदमी कुछ दिन पहले शोरूम के रिसेप्शन पर आया था। हाथ में एक कागज था और रिसेप्शनिस्ट ने उसे बिना देखे ही बाहर कर दिया था। रवि उस वक्त कॉफी लेने गया था, पर उसने उस आदमी के हाथों में वो रिज्यूमे देखा था। उस वक्त भी कुछ अजीब लगा था और अब तो सब कुछ और भी अजीब लग रहा था। रावी ने लंच ब्रेक में रिसेप्शन के डस्टबिन को खंगाला। वहीं मिला उससे एक क्रम्पल्ड, मिट्टी लगा हुआ कागज, वही रेज्यूमे। धीरे से उसने उसे खोला और जैसे ही उसके नजर पहला पैराग्राफ पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंग्रेजी में लिखा गया था, फ्लॉलेस ग्रामर के साथ, अनंत कृष्णन, बीटेक, आईआईटी मद्रास, 1992, 18 साल का अनुभव, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट में। नीचे लिखा था, पहले था, अब सिर्फ एक इंसान हूं जो मौका चाहता है। रावी के हाथ कांप गए। ये कोई आम भिखारी नहीं था। शाम को रवि शोरूम के आसपास के फुटपाथ पर गया। 2-4 लोगों से पूछा, ये आदमी जिसे कल छोड़ा गया था, वो कहाँ मिलता है? एक छोटा लड़का जो हर दिन सिग्नल पे गुलाब बेचता था बोला, कृष्णन अंकल, वो तो गुरुद्वारा बंगला साहिब में मिलते हैं, वही रहते हैं। रवि का मन कसक गया। उसने बिना किसी प्लान के तुरंत ऑटो लिया और गुरुद्वारा की तरफ निकाल गया। वहां पहुंचा तो देखा, लोग लंगर ले रहे थे, कुछ सो रहे थे। एक कोने में एक जाने पहचाने चेहरे वाला आदमी एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। आंखों में वही शांति थी, लेकिन अंदर कुछ जल रहा था। रवि ने अपना परिचय दिया और धीरे से बोला, मैं आपका वो रेज्यूमे पढ़ा, मुझे लगता है लोगों को ये सच जानना चाहिए। अनंत कृष्णन ने बस एक ठंडा सा मुस्कान दिया। सत्यम सुनना चाहते हैं लोग या सिर्फ तमाशा? रवि ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसके पास बैठ गया। इसी दौरान शोरूम के अंदर इज़ाबेल एक और नई हैंडबैग के डिजाइन पर कमेंट कर रही थी। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, पर उसके लिए यह सब एक अनोइंग डिस्ट्रैक्शन था। उसने अपने दोस्त ग्रुप में लिखा, दिस सिटी हैज नो सेंस ऑफ बाउंड्रीज, ही जस्ट अटैक्ड मी। उसके लिए यह सब सिर्फ एक परसेप्शन बैटल था, पर दिल्ली का परसेप्शन बदल रहा था। एक आम आदमी के स्मार्टफोन ने एक तस्वीर दिखाई थी और अब सब कुछ पलट रहा था। अगली सुबह रावी अपने जर्नलिज्म कॉलेज के प्रोफेसर घोष के पास गया। घोष एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर रह चुके थे और उन्होंने कृष्णन का नाम पहले भी सुना था। उन्होंने रवि से पूछा, तुम कह रहे हो कि अनंत कृष्णन आईआईटी इंजीनियर सब सड़क पर रह रहा है? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। घोष ने तुरंत लैपटॉप खोला, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। एक पुरानी फाइल में अनंत कृष्णन का नाम इंजीनियर शेफ के रूप में था, एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट में जिसका बजट 400 करोड़ था, पर रिकॉर्ड में लिखा था, सस्पेंडेड ड्यू टू मिसकॉन्डक्ट। उस वक्त घोष ने सिर हिलाया। मुझे हमेशा डाउट था इस सस्पेंशन पर, वो सब बहुत अचानक हुआ था। रवि और घोष ने तय किया कि वो इस कहानी के पीछे का सच खोजेंगे, पर सबूत चाहिए था। सिर्फ एक रेज्यूमे से काम नहीं चलेगा। रवि ने सोचा, शोरूम के अंदर तो सब डिजिटल होता है, शायद कुछ फाइल, कुछ रिपोर्ट जो प्रूफ दे सके कि कृष्णन सच बोल रहा है। रात में जब सब घर जा चुके थे, रवि अपने आईडी कार्ड से बैक ऑफिस के सिस्टम में घुसा। वो नर्वस था, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी। उसने एक फोल्डर खोला, आर्काइव्स, डिलीटेड रिपोर्ट्स। वहां एक फाइल थी, सुरिश पावर प्रोजेक्ट 1999 फाइनल। जैसे ही फाइल ओपन हुई, नीचे लिखा था, सबमिटेड बाय ए कृष्णन। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रूफ मिल गया था। इज़ाबेल उस रात अपने मिरर के सामने बैठी, अपने चेहरे के रिंकल्स को फाउंडेशन से छुपाने की कोशिश कर रही थी। यूज यह नहीं पता था कि उसका रिफ्लेक्शन अब सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक झूठ बन चुका था, और उस चेहरे के पीछे छुपा था एक राज जो अगर सामने आ जाए तो सिर्फ उसका नहीं, पूरे खन्ना परिवार का फसाड़े तुझ जाएगा। इस कहानी में अब एक नए पत्र का प्रवेश हो चुका था, सच। और जब सच चल पड़ता है तो दुनिया के सबसे महंगी हील्स भी उसे रोक नहीं सकती। रावी ने अपने प्रोफेसर घोष के कहने पर एक बार फिर गुरुद्वारा बंगला साहिब का रुख किया। इस बार उसके हाथ में वो डिजिटल रिपोर्ट थी
जो उसने शोरूम के सर्वर से निकाली थी। फाइल के नीचे अनंत कृष्णन का नाम। रात हो चुकी थी और गुरुद्वारा के प्रांगण में शांति थी। लंगर खत्म हो चुका था और लोग अपने कंबलों में लापित कर सो रहे थे। रावी ने कोने में बैठे कृष्णन को देखा, जिसे वो अब सिर्फ एक भिखारी नहीं बल्कि एक अनजान योद्धा के रूप में देखने लगा था। उसने चुपचाप जाके उसके सामने वो रिपोर्ट रखी और बोला, यह आपका सच है और दुनिया को यह जानना चाहिए। कृष्णन ने फिले देखी। आंखों में एक पल के लिए उजाला आया, पर तुरंत अंधेरा छा गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस फाइल को दोबारा देखने से डरता हूं। इसने मेरी जिंदगी ले ली। रवि चुप था। कृष्णन ने आखिरी बार फिल देखी और धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द में एक पत्थर जैसा भर था। मैं 1999 में खन्ना इंफ्राटेक में चीफ इंजीनियर था। उस समय एक नया प्रोजेक्ट था, सुरेश नगर ग्रिड एक्सपेंशन। गवर्नमेंट का फंड आया था और मैं पूरे दिल से उसमें लगा। पर एक दिन मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, फेक कोटेशंस, डुप्लीकेट बिल्स। मैं समझ गया कि कुछ लोग सिस्टम के पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सीनियर मैनेजमेंट को सबूत दिया और सोचा कि एक्शन होगा। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे एचआर से सस्पेंशन लेटर मिला। रीजन दिया गया, मिसकंडक्ट विद अ फीमेल कलीग। झूठ था, बनाया गया था। और उस लेटर पर साइन किसने किया था? उसने एक लंबी चुप्पी ली। रवि ने पूछा, किसने? अरविंद खन्ना, कृष्णन ने कहा। रवि का दिल संक गया। मैं कोर्ट गया, लेकिन सब कुछ पहले से तय था। मेरी इज्जत, मेरा करियर, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मैं अंदर से टूट गया। मां मर गई, पत्नी छोड़ के चली गई, और मेरी छोटी सी बेटी, उसे मैं कभी दोबारा नहीं देख पाया। रवि के हाथ से फिल गिर गई। उसने सोचा था यह एक न्यूज स्टोरी है, पर यह तो एक जिंदा जख्म था, एक इंसान की बर्बादी का पूरा दस्तावेज। उसने कहा, कृष्णन जी, लोग आपकी बात सुनेंगे, मैं इसे पब्लिश करवाऊंगा। कृष्णन सिर्फ मुस्कुराया। बेटा, सच को सुनने से ज्यादा लोगों को तमाशा देखना पसंद है। पर अगर तुम्हें लगता है कि किसी का सच किसी और को बचा सकता है, तो छपिए, लेकिन तैयार रहिए। खन्ना नाम छोटा नहीं है। इसी बीच इज़ाबेल अपने घर के ड्राइंग रूम में नए कुशन्स के डिजाइन देख रही थी। उसका दिमाग वायरल वीडियो से पूरी तरह काट चुका था। उसके लिए कृष्णन सिर्फ एक सीन था, एक मोमेंट। उसने अरविंद से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो आदमी रिपोर्ट में था? अरविंद ने ठंडे लहजे में कहा, यूजलेस था, ऊज निकाल दिया गया था। लेट इट गो इज़ाबेल। पर इज़ाबेल के मन में एक छोटी सी चिंगारी जली थी। उसने अब तक कभी अरविंद से सवाल नहीं किया था, शायद इस बार करना चाहिए था। अगली सुबह रवि ने प्रोफेसर घोष के साथ मिलकर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई। कृष्णन की आवाज रिकॉर्ड की गई, पूरे किस्से के साथ। घोष ने मीडिया कनेक्शंस एक्टिवेट किए। रवि ने कहा, सर, छपिए नहीं, लोगों को सच चाहिए। वो भले ही सिर्फ 5 मिनट तक रोएं, पर वो आंसू किसी के लिए इज्जत बन सकते हैं। घोष ने हाँ में सिर हिलाया। पर उसे पहले की रिपोर्ट छपी जाए, रवि ने एक और काम किया। उसने कृष्णन का एक फोटो प्रिंट किया और अपने हॉस्टल के कमरे में छुपा दिया। उस फोटो के पीछे लिखा, यह आदमी कौन है, यह दुनिया डिसाइड करेगी, पर मेरे लिए यह इंसान इंसाफ है। दिल्ली के हर कोने में तब तक एक ही नाम घूम रहा था, इज़ाबेल खन्ना। पर लोगों को नहीं पता था कि उस नाम के पीछे एक और नाम छुपा था, अनंत कृष्णन। और जब यह नाम सामने आएगा, तो सिर्फ एक औरत नहीं, एक पूरा सिस्टम का सच नंगा हो जाएगा। इज़ाबेल की जिंदगी अभी तक सिर्फ डिजाइनर कपड़ों, ब्रंचेस और चैरिटी बॉल्स में थी। उसके लिए दुनिया एक शोरूम थी, जिसमें सब कुछ सजावट का हिस्सा होता था। लेकिन जल्द ही वो समझेगी कि कभी कभी एक कागज का टुकड़ा, मिट्टी से भरा, झुका हुआ, पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। इज़ाबेल को कुछ दिन से अरविंद का व्यवहार अजीब लग रहा था। पहले वो हर शाम टाइम पर घर आता था, लेकिन अब उसके फोन पर अननोन नंबर्स की कॉल आती थी और वो बैठक में बैंड कमरे में लंबी बातें करता। रातों को चुपके से ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स लेकर स्टडी रूम में घंटों बैठा रहता। जब इज़ाबेल ने उसे पूछा, सब ठीक है, तो जवाब सिर्फ एक ठंडा सा हाँ, काम का प्रेशर है, होता। पर इज़ाबेल अब इतनी भी अंधी नहीं थी। एक अजीब सी चिंता उसके
अंदर पल रही थी, जैसे कोई कुछ छुपा रहा हो, कुछ भयानक। इसी बीच रवि और प्रोफेसर घोष ने पूरी शिद्दत से अपनी तहकीकत आगे बढ़ाई। घोष ने अपने पुराने प्रेस कनेक्शंस के जरिए कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकाले। एक ऑडिट रिपोर्ट जो कभी पब्लिश नहीं हुई थी। उस रिपोर्ट में अनंत कृष्णन का नाम क्लियर था, चीफ इंजीनियर, सुरेश नगार पावर ग्रिड प्रोजेक्ट। उसका रिकॉर्ड स्पॉटलेस था। लेकिन फिर एकदम से एक इंटरनल कंप्लेंट फाइल होती है, जिसमें लिखा गया था इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवर्ड्स फीमेल स्टाफ। पर जब घोष ने इंक्वायरी डॉक्यूमेंट्स देखे तो पाया कि कंप्लेनेंट का नाम ब्लैंक था। नो नेम, नो स्टेटमेंट, सिर्फ एक वेग एक्यूजेशन। रवि ने इस रिपोर्ट की कॉपी बनाई। फिर एक और फाइल मिलती है, एक हैंड रिटन नोट जो एचआर डिपार्टमेंट के आर्काइव्स में था, जिसमें एक लाइन लिखी थी, पुश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू प्रोसीड, AK's डायरेक्ट ऑर्डर, AK अरविंद खन्ना। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। ये सब एक साजिश थी, कृष्णन को गिराने की, उसके करियर को बर्बाद करने की। और इसके पीछे था वही आदमी जिसे दिल्ली का टेक मिसाइल कहा जाता था। इसी दौरान इजाबेल एक टी पार्टी में शामिल होती है, उस एलिट सर्कल का हिस्सा जहां सब कुछ चमक दमक होता है, पर अंदर से सब कुछ सड़ चुका होता है। एक लॉन में सुंदर टेबल लगाए गए थे, गुलाबों की खुशबू, इंपोर्टेड कुकीज और छोटी छोटी गॉसिप। मिसेस मेहरा की बेटी की शादी बैंकॉक में हो रही है। गुप्ता साहब ने नई बेंटली खरीदी है। इजाबेल भी अपनी अदाओं में रंग रही थी जब एक महिला, रीना शर्मा, ने कैजुअली पूछा, बाय द वे, सुना आपके हस्बैंड के कंपनी के अगेंस्ट कुछ करप्शन एलिगेशंस आए हैं। इजाबेल ने बिना सोचे जवाब दिया, क्या वो मेंडिकेंट वाला केस? हाँ, आई थिंक इट्स बीइंग एग्जैजरेटेड। टेबल एकदम से चुप हो गई। एक औरत ने धीरे से कहा, इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रीट ड्रामा इजाबेल, देयर आर डॉक्यूमेंट्स नाउ। अ रिपोर्ट इज कमिंग आउट। खन्ना ग्रुप माइट फेस लीगल स्क्रूटिनी। इजाबेल के हाथ से चाय का कप हल्के से हिल गया। उसने हंस के बात तलने की कोशिश की, लेकिन उस पल उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह सब शायद सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, कुछ और गहरा है। उसी रात रवि ने फाइनल सबूत, कृष्णन के सिग्नेचर वाला एक ओरिजिनल रिपोर्ट लेकर उसके पास गया। कृष्णन गुरुद्वारा के एक रूम में था। बीमर सा लग रहा था, पर उसकी आंखें अब भी वही ठीक देखने वाली थी। रवि ने रिपोर्ट उसके हाथ में दी। कृष्णन ने उसे देखा, कुछ नहीं बोला, बस एक लंबे समय तक उस कागज को पकड़े रखा। फिर धीरे से बोला, यह रिपोर्ट उस दिन के बाद कभी किसी ने नहीं देखी। मैं सोचता था ये फाइल गई, पर यह तो बचा हुआ था, जैसे मेरा सच कहीं छुप गया था, सिर्फ वक्त का इंतजार करता हुआ। लेकिन जब रवि अगली सुबह कृष्णन को मिलने गया तो गुरुद्वारा के वॉलंटियर्स ने कहा, वो तो कल रात से ही गायब है। 2 आदमी आए थे सूट में, कुछ पूछा और चले गए, फिर वो भी नहीं दिखाई दिए। रवि का मन धक से रह गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट करने का सोचा, लेकिन उसके प्रोफेसर ने कहा, वेट, लेट द स्टोरी गो आउट, तब वो लोग खुद सामने आएंगे। अगले दिन दिल्ली के सबसे बड़े न्यूज पोर्टल ने ब्रेकिंग हेडलाइन डाली, एक्स इंजीनियर अनंत कृष्णन ब्रेक्स साइलेंस, खन्ना ग्रुप अक्यूज्ड ऑफ सप्रेसिंग विसल ब्लोअर। साथ में छपी थी उस रिपोर्ट की फोटो और एक छोटी सी तस्वीर कृष्णन की। इजाबेल ने वो न्यूज फोन पे देखी, और जैसे ही उसका नाम देखा, अनंत कृष्णन, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। उस नाम में कुछ था, जाने पहचाने जैसा, जैसे वो कहीं पहले उससे मिली हो, जैसे कोई भूत पुरानी यादों का जो कभी नाम के रूप में ही छुप गया हो। उसने तुरंत अरविंद को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। वो मिरर के सामने गई, अपने रिफ्लेक्शन को देखा और पहली बार उस चेहरे में दर्द देखा। पहली बार उसके ख्याल में यह आया, क्या मैं इतने सालों से एक झूठ के साथ जी रही हूं? क्या जो जिंदगी मुझे दी गई वो किसी और की बर्बादी पर बनी थी? बाहर सड़कों पर लोग अब सिर्फ वीडियो नहीं, सच की बात कर रहे थे, और अब वो सच सिर्फ कृष्णन का नहीं था, वो इसाबेल का भी होने जा रहा था। दिल्ली के खान मार्केट के एक पोश बंगलों में हाई टी की तैयारी हो रही थी। दोपहर के 4 बजे गर्मी से भारे मौसम में भी लॉन में इंपोर्टेड टेंट लगाया गया था। शहर की एलीट महिलाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स की पत्नियां, ब्यूरोक्रेट्स
कि डॉटर्स इन लॉ और रिटायर्ड एम्बेसडर्स की बेगू में सब इकट्ठे हो रही थी एक सोफिस्टिकेटेड लेडीज टी के लिए। इजाबेल एक पस्टेल गुलाबी शरारा में अपना आंख का कंसीलर और डिजाइनर क्लच मैच करते हुए एंट्री करती है। उसकी स्माइल रिहर्स्ड थी, जैसे सब कुछ कंट्रोल में हो। उसके लिए यह सोशल गैदरिंग सिर्फ एक और मौका था अपनी इमेज को पॉलिश करने का। टेबल के आसपास गुपशप हो रही थी। किसने नया बंगलो खरीदा, कौन मालदीव्स गया हनीमून पे, और किसकी बेटी ने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। इजाबेल ने अपना ग्रीन टी उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, "You know, I told Arvind we should sponsor the charity event this year. Public image is everything, no?" महिलाएं हान में सर हिलाती हैं, पर उस पल एक ठंडी हवा जैसी खामोशी छाई जब एक लेडी, नीलम ओब्रॉय, ने कैजुअली पूछा, "By the way, Isabel, did you read about the tech corruption thing? Some ex-engineer is going viral, something connected to Khanna Group." Isabel ने बिना कुछ समझे हेस्ट फुए कहा, "Oh, the beggar incident? Yes, I think it's all blown out of proportion. These street people can be dangerous." लेकिन उसके बाद खत्म करने से पहले ही टेबल का माहौल बदल गया। एक औरत ने धीरे से लेकिन साफ शब्दों में बोला, "It's not just a street thing anymore. There are documents, name, and your husband's company is at the center." इजाबेल के हाथ का कप जमीन पर हिल गया। उसके चेहरे पर एक ऑकवर्ड मुस्कान ठहर गई, लेकिन उसकी आंखों में डर झलक गया। पहली बार वो कंट्रोल, जिसे वो इतने अरसे से संभल रही थी, उंगलियों से फिसलता महसूस हुआ। उस रात इजाबेल ने अरविंद से कॉन्फ्रंटेशन की कोशिश की। ड्राइंग रूम में बैठकर उसने कहा, "मैं चाह रही हूं तुम मुझे सच बताओ, कौन है ये अनंत कृष्णन और तुम्हारे नाम उसके डॉक्यूमेंट्स में क्यों हैं?" अरविंद ने बिना मुस्कराए सीधा जवाब दिया, "क्या तुम्हें लगता है एक भिखारी की बात पर भरोसा करना चाहिए?" इजाबेल ने आंखों में आंखों डालकर कहा, "मैं तुम्हारी आंखों में झूठ देख सकती हूं।" अरविंद ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, "इजाबेल, तुम्हारा काम है सोशल कैलेंडर संभालना, मेरी कंपनी के डिसीजंस में नहीं घुसना।" उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर रावी अपनी पेन ड्राइव लेकर गुरुद्वारा पहुंचता है। उसके हाथ में अनंत कृष्णन के सबूत हैं, फाइल, रिपोर्ट, सिग्नेचर, सब कुछ। पर जब वो लंगर वाले वॉलंटियर से कृष्णन के बारे में पूछता है तो जवाब मिलता है, "कल रात 2 आदमी आए थे, सूट और ब्लैक गाड़ी में। उन्होंने कृष्णन जी के बारे में पूछा, फिर से कोई नहीं देखा उन्हें।" रवि का दिमाग तुरंत अलार्म मोड में चला गया। उसने तुरंत प्रोफेसर घोष को कॉल किया, "सर, वो लोग कृष्णन को ढूंढ रहे हैं, शायद कोई उन्हें चुप करवाना चाहता है।" घोष ने बिना समय गवाए कहा, "अब इससे रोका नहीं जा सकता, तुम्हारे पास सबूत है। हम कल सुबह स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं।" अगले दिन दिल्ली के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज आउटलेट पर छापा, "विसल ब्लोअर रिटर्न्स, अनंत कृष्णन्स रिपोर्ट एक्सपोजेज खन्ना ग्रुप्स 20-year-old स्कैम।" आर्टिकल के साथ एक फुल विड्थ इमेज थी। अनंत कृष्णन एक वुडन बेंच पर बैठा हुआ, हाथों में एक पुरानी फाइल, और उस फाइल के कवर पर क्लियरली लिखा था, "प्रोजेक्ट सुरेश नगर, फाइनल रिपोर्ट बाय ए कृष्णन।" सब कुछ वायरल हो गया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, अनंत कृष्णन, और एक दूसरा नाम, अरविंद खन्ना। इजाबेल ने अपने फोन पर आर्टिकल देखा। साथ ही एक इमेज में अनंत का क्लोजअप शॉट था। उसका चेहरा पहले जैसे अजीब सा लगा, लेकिन इस बार उसने नाम देखा, अनंत कृष्णन, और जैसे किसी ने उसके अंदर से हवा खींच ली हो। अनंत, वो नाम उसने कभी बचपन में सुना था, शायद एक डायरी में, शायद किसी पुरानी नर्स के कहने पर। उसका सिर घूमने लगा। वो मिरर के सामने गई और खुद से पूछा, "मैं इस आदमी को कहाँ से जानती हूँ?" उसने तुरंत अपने ड्रेसिंग टेबल के नीचे एक पुरानी संदूक निकाली। उसमें पुरानी चिट्ठियां, एक फेडेड फोटो एल्बम और एक डायरी जिसमें उसकी माँ, जिसे खन्ना फैमिली ने उसके गार्डियन के रूप में अडॉप्ट किया था, कुछ लिखा करती थी। एक पन्ना खुलता है। लिखा था, "अनंत ने फिर आज हॉस्पिटल से फोन किया। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन खन्ना फैमिली उसे कभी सच नहीं बताने देगी।" इजाबेल का हाथ कांप गया। अनंत, बेटी, हॉस्पिटल, सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। उसने डायरी नीचे छोड़ी और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उस रात दिल्ली में हर घर में सिर्फ एक नाम की चर्चा हो रही थी, अनंत कृष्णन। पर एक घर में
एक औरत एक बेटी होने के सच के सामने खुद से भग नहीं सकती थी। क्या वो सच जिसमें अनंत कृष्णन उसके करियर का बलि का बकरा बना, उसी सच में इसाबेल भी एक छुपा हिस्सा थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या जिसे उसने एक सड़क पर ठोकर मारी थी वो उसका अपना बाप हो सकता है? इसाबेल की रात नींद में नहीं कटी। डायरी का वो पन्ना उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। अनंत ने फिर आज हॉस्पिटल से फोन किया। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। इतने सालों तक जिस जिंदगी को वो अपना सच समझती रही, अब वो ही उसके हाथों से फिसलती महसूस हो रही थी। सुबह होने से पहले उसने अपना पूरा स्केड्यूल कैंसिल किया और एक पुराना बाउल निकाला, वो लकड़ी का संदूक जो उसकी माँ की मौत के बाद किसी ने छुआ भी नहीं था। उसमें रखे थे कुछ लेटर्स, कुछ एल्बम और एक डायरी जो पुरानी थी, पर इस वक्त सबसे ज्यादा जिंदा लग रही थी। दिया की हल्की रोशनी में इसाबेल ने हर पन्ना घूर के पढ़ा। एक जगह लिखा था, अरविंद ने अनंत से कह दिया अगर वो कोर्ट गया तो उसकी बेटी को कभी नहीं देख पाएगा। एक और पेज पर नए हैंडराइटिंग में लिखा था, कृष्णन सिर्फ इंजीनियर नहीं, इंसान था। उसने हमेशा सच बोला। अगर वो कभी वापस आया तो अरविंद गिर जाएगा, पर तब तक सब चुप रहो। नीचे एक नाम था, रीना मल्होत्रा। इसाबेल ने यह नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन हैंडराइटिंग से उसके हाथ कांप गए। हर लाइन में सिर्फ एक चीज उभार के आ रही, अनंत कृष्णन इज नॉट अ स्ट्रेंजर। वो इस कहानी का हिस्सा है, शायद सबसे पहला हिस्सा। उसी दिन दोपहर तक मीडिया में तूफान मच गया। खन्ना ग्रुप ने एक लीगल नोटिस भेज दिया था उस मीडिया आउटलेट को जिसने अनंत कृष्णन की रिपोर्ट छापी थी। बड़े बड़े एंकर्स डिबेट कर रहे थे, ये सच है या पब्लिसिटी? क्या खन्ना ग्रुप सच में विसल ब्लोअर का करियर तबाह किया? लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रावी को अपनी इंटर्नशिप के एचआर से कॉल आई। यू हैव बीन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर डेटा थेफ्ट। रावी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। उसके अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ एक लहर थी, इंसाफ की। रात को जब रावी घर गया तो उसकी दादी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम ही हो ना वो रावी जिसका वीडियो सब जगह दिख रहा है? रावी ने घबरा के हाँ कहा। दादी ने टीवी बैंड किया और एक फोटो निकाली। ये आदमी अनंत कृष्णन, ये वही है जिसने तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था जब उनका हार्ट अटैक आया था। तुम्हारे पापा उस समय उसी पावर प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर थे। अनंत सर ने ही उनकी जान बचाई थी। तुम्हारे पिताजी उस दिन के बाद उनके फैन बन गए थे, लेकिन कुछ महीने बाद अनंत सर गायब हो गए। किसी ने कहा था उन पे केस हुआ था, पर तुम्हारे पिताजी कहते थे अनंत झूठ नहीं बोल सकता। रावी की आंखों में इस बार आंसू थे। एक रिश्ता जो कभी था ही नहीं बन गया था। उसने कहा, मैं अनंत सर के लिए लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। इसी वक्त इसाबेल ने पहली बार अरविंद से सीधा सवाल किया। ड्राइंग रूम में अरविंद एक विस्की ग्लास लेके टीवी देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें अनंत कृष्णन के बारे में पहले से सब पता था, है ना? अरविंद ने आंख उठाए बिना कहा, तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता वो आदमी। इसाबेल ने डायरी का वो पन्ना अरविंद के सामने रखा। यह नाम तुम्हारा पीछा कब से कर रहा है अरविंद? अरविंद ने डायरी बैंड की और थांदे लहजे में बोला, वो आदमी अगर जिंदा है तो सिर्फ मेरी दया से। मैंने उसकी जिंदगी बचाई भी है और बर्बाद भी। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। इसाबेल ने आंखों में आंखों डालकर कहा, और अगर वो मेरा कुछ लगता हो तो? एक सन्नाटा छा गया। अरविंद ने पहली बार इसाबेल की आंखों में देखा और उस नजर में डर था। वो उठकर चला गया बिना कुछ बोले। इसाबेल ने फिर से डायरी खोली। एक पुराने एनवेलोप में कुछ फोटोज थी। एक नई माँ के साथ एक छोटी लड़की। एक फोटो में उस लड़की के हाथ में छोटी सी सिल्वर की ब्रेसलेट थी। उस पे एंग्रेव था, IK इसाबेल खाना। उस ब्रेसलेट को देखते ही उसके हाथ से फोटो गिर गई। वो ब्रेसलेट तो अब भी उसके चाइल्डहुड कीपसेक्स में था। उसने तुरंत लॉकर खोला, बॉक्स निकाला और हाँ, वही ब्रेसलेट, वही डिजाइन, वही इनिशियल्स। रात के 2 बज रहे थे। शहर में सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे और कभी कभी दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती थी, पर इसाबेल के दिल में तूफान था। हर धड़कन कह रही थी, वो आदमी जिसे उसने ठोकर मारी, हो सकता है वो उसका अपना पिता हो। और इस बार
वो सच के सामने से नहीं भागी। उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया, सुबह हॉस्पिटल चलना है, एक आदमी से मिलना है, अनंत कृष्णन नाम है। लाइन कट होने से पहले उसकी आवाज थोड़ी सी कांप गई। शायद डर था, शायद शर्म, शायद दोनों। पर अब पीछे लौटना संभव नहीं था। दिल्ली के आउटर रिंग रोड से परे एक पुराने और भीड़ भरे सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अनंत कृष्णन बिना होश के पड़ा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और सनसुन में भरी थकान थी। उसे कुछ घंटे पहले रोड के किनारे बेहाल हालत में पाया गया था। किसी वॉलंटियर ने एम्बुलेंस बुलाई थी। जब रवि को खबर मिली, उसने सब कुछ छोड़कर तुरंत निकाल पड़ा। उसके हाथ में अनंत की वो रिपोर्ट थी जो अब वायरल हो चुकी थी, मगर उसका मन किसी विक्ट्री का महसूस नहीं कर रहा था। वो सिर्फ एक इंसान के पास जा रहा था, एक इंसान जिसे दुनिया ने तोड़ दिया था। हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 6 में कृष्णन बेड पर था, पर उसकी मुट्ठी में अब भी वही पुरानी डायरी थी जिसमें वो कुछ लिखता रहता था, जैसे हर दर्द को लफ्जों में बांधने की कोशिश कर रहा हो। रावी ने उसका हाथ पकड़ा, धीरे से उसके पास बैठा और बोला, सर, पूरी दुनिया आपकी आवाज सुन रही है, लेकिन मुझे पता है ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कृष्णन की आंखें धीरे से खुली। उसने रावी की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा था, थकान और त्याग का। कृष्णन ने कुछ देर बाद हल्का सा इशारा किया। उसके पिलो के नीचे एक फोल्डेड पेज रखा था। रावी ने उसे खोला। एक पुराना प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट था, सुरेश नगार का ग्रिड मॉडल जिसमें कृष्णन के हैंड रिटन नोट्स थे, साथ में एक फेडेड फोटो भी। एक छोटी बच्ची, हाथ में सिल्वर की ब्रेसलेट, पीछे लिखा था, मेरी बेटी, अगर कभी मिले तो कहना कि मैं कभी भूला नहीं। रवि की रग रग में कुछ हिल गया। वो ब्रेसलेट उसने कहीं देखा था, इजाबेल की फोटो में। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर एक ब्लैक सेडान रुका। अंदर से उतारी इजाबेल, सिंपल कॉटन का सलवार कमीज पहने, बिना मेकअप के। आंखों में नींद का नाम नहीं, सिर्फ सवाल। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, अंदर आना है? इजाबेल ने बस हाँ में सर हिलाया। वो हर कदम संभाल के रख रही थी, जैसे जमीन उसके नीचे से कभी भी खिसक सकती है। वार्ड में घुसते ही उसकी नजर अनंत पर पड़ी। पहली बार उसने उस चेहरे को इतनी नजदीक से देखा। रिंकल्स के बीच एक शर्म भरा गर्व, थकान के नीचे एक अपनापा। वो छुपके से पास गई। उसके कंधे के पास रखी डायरी में कुछ लिखा था, खुला हुआ पन्ना था। इजाबेल ने उसे उठाया। पेज में वही हैंडराइटिंग थी जो उसने माँ की डायरी में देखी थी। लाइन लिखी थी, अगर मेरी बेटी मुझे पहचाने, बिना चली जाए, तब भी मैं उसे दुआ देता रहूंगा। इजाबेल का हाथ कांप गया। उसने फोटो देखी, वही बचपन वाली फोटो जिसमें छोटी सी लड़की सिल्वर ब्रेसलेट पहने हुए थी। उसके हाथ अपने पर्स की तरफ गए जिसमें उसने अभी अभी वो ब्रेसलेट दोबारा पहना था। उस ब्रेसलेट को फोटो के साथ मिलाते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांस रुक गई। उसने डायरी बैंड की और अनंत के पास बैठ गई। उसका गाला रुक गया था, शब्द नहीं निकाल रहे थे, लेकिन उसने हाथ बढ़ाकर अनंत का हाथ पकड़ा। उस वक्त अनंत जाग गया। आंखें धीरे से खुली। पहले तो उसने बस एक सिलहुत्ते देखा, फिर उसकी आंखें थोड़ी और खुली और वो रुका। सामने बैठी लड़की, उसी ब्रेसलेट के साथ, आंखों में आंसू, हाथों में उसका हाथ। अनंत कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ एक शब्द उसके होठों से निकाल पाया, बहुत हल्की आवाज में, आए इजाबेल। इजाबेल की आंखों से आंसू बह गए। उसने बस इतना कहा, मैं आई हूं, मैं वापस आई हूं। दोनों के बीच कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा था। कोई डायलॉग नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, सिर्फ एक पिता और एक बेटी जिन्होंने अपना पूरा जीवन अलग अलग जिया, आज पहली बार एक कमरे में बैठे थे, हाथों में हाथ लेकिन सालों की दूरी के साथ। बाहर वार्ड के कोने में खड़ा रावी सब कुछ देख रहा था। उसने अपने फोन का कैमरा नहीं निकाला, उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उस वक्त उसने जर्नलिज्म के करियर का सबसे बड़ा सबक सीखा। कभी कभी सच छपने के लिए नहीं होता, सिर्फ जीने के लिए होता है। रात होने लगी थी। हॉस्पिटल के बाहर का ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन उस वार्ड के अंदर एक कहानी चल रही थी जो किसी ब्रेकिंग न्यूज से बड़ी थी। इजाबेल ने अनंत का हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपने पर्स से एक छोटी सी कहानी की किताब निकाली। उसकी माँ ने दिया था। उसने अनंत को दिखाया। यह मुझे माँ ने दिया था।
कहती थी तुम्हारे पापा इससे बहुत प्यार करते थे। आनंद ने आंखें बेंड कर ली। शायद याद आया हो, या शायद उसने बस उस पल को महसूस किया। इसाबेल ने उसके हाथ में वो किताब रखी। फिर आनंद के कान के पास झुककर बोला, अपा, मैं वापस आई हूं। पहली बार वो शब्द उसके होठों से निकालकर हवा में गूंज उठा, अपा। आनंद की आंखों से एक आंसू निकाल कर गाल पर बह गया। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी मुट्ठी बैंड थी जिसमें उसने अपनी बेटी का हाथ मजबूती से थाम रखा था। इसाबेल ने आनंद का हाथ पकड़े रखा था जैसे बचपन का कुछ टूट गया होगा और अब उसके टुकड़े वो अपने हाथों में जोड़ रही हो। रात भर वो उसके पास बैठी रही, उसके साथ एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोला। कभी उसके चेहरे को देखती, कभी अपने ब्रेसलेट को, वही छोटी सी सिल्वर की चेन जिसमें IK एंग्रेव था। सुबह के पहले पहर में जब आनंद फिर से सो गया, इसाबेल ने उसका माथा चुमा, धीरे से उसका हाथ छोड़ा और वार्ड से निकल गई। बाहर निकालते ही उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। इतने सालों का झूठ एक पल में उसके सामने बिखर गया था। घर लौटकर उसने अपनी पुरानी ट्रंक खोली जिसमें उसकी माँ ने बचपन की कुछ यादें संभाल के रखी थी। उसमें था वही ब्रेसलेट, थोड़ा पुराना हो चुका था, थोड़ा सा जुंग लगा था, लेकिन एंग्रेव अब भी साफ था। IK। उस ब्रेसलेट को हाथ में लेकर उसके दिमाग में सब कुछ फ्लैश होने लगा। ऑर्फनेज के दिन वो नर्स जो कहती थी, तुम्हारे पापा बहुत दूर हैं लेकिन तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आदमी जिसकी आंखों में उसने कल रात अपने आप को पहचाना था। उसने तुरंत इंटरनेट पर ऑर्फनेज के रिकॉर्ड्स ढूंढना शुरू किया। सांट मीराबाल आश्रम, एक पुराना NGO जिसे अब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था। 2 घंटे तक डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स के बीच खोजने के बाद उसने एक एप्लीकेशन नंबर ट्रैक किया। जब उसने गवर्नमेंट ऑफिस में जाके फाइल्स मंगी तो क्लर्क ने पहले मना कर दिया, लेकिन जब इसाबेल ने क्वाइटली एक एनवलप उसकी तरफ सरकाया, क्लर्क ने एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल में लिखा था, चाइल्ड एडमिटेड, फीमेल, एज 2 years, फाउंड एट गेट, ब्रेसलेट ऑन रिस्ट मार्क्ड IK, नो नोन रिलेटिव्स, साइंड बाय टेम्पररी गार्डियन आनंद कृष्णन। उस डॉक्यूमेंट के नीचे आनंद की हस्ताक्षर थी, थोड़ी कांपती हुई, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। इसाबेल का सिर घूम गया। उसने वो कागज का पन्ना अपने हैंडबैग में रखा और सीधे अपने घर चली गई। पर अब वो घर भी किसी झूठ का फोर्ट्रेस लग रहा था। अरविंद ड्राइंग रूम में था, फोन पे किसी से बात करते हुए। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। इफ शी डिग्स मोर, एवरीथिंग विल कम आउट, हैंडल इट। जब उसने इसाबेल को देखा तो तुरंत फोन काट दिया। इसाबेल उसके सामने आई और सीधे उसके सामने वो फाइलें रख दी। अरविंद ने बिना देखे कहा, क्या है ये? इसाबेल ने ठंडे लहजे में बोला, ये मेरी असली पहचान है। अरविंद ने फिले खोली। उसका चेहरा पहला बार एकदम सेफ्ट पड़ गया। उसने बोला, तुम्हें ये कहां से मिला? इसाबेल ने ब्रेसलेट उतर के टेबल पर रखा। ये तुमने नहीं दिया था, आनंद ने दिया था, मेरा असली पिता। अरविंद ने आखिरी बार कोशिश की झूठ बोलने की। वो पागल है, वो सिर्फ सिंपैथी चाहता है। मैं, इसाबेल ने बीच में ही रोक दिया, तुमने उसे सब कुछ छीन लिया और मुझे झूठ में जिंदगी दे दी। उसने मुझे छोड़ना नहीं चाहा। तुमने उसे उसकी बेटी से अलग किया, उसका करियर छीना, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई। अरविंद ने पहली बार गुस्सा नहीं किया, सिर्फ एक ठंडा सा साइलेंस था। उसने सिर झुकाया। शायद उसे पता था यह हृदय वो हार गया है। इसाबेल ने अपना बग उठाया, वो ब्रेसलेट दोबारा पहना और बोला, मैं जा रही हूं उसके पास, अपने पिता के पास। अरविंद ने पूछा, प्रेस क्या कहेगी? पब्लिक? इसाबेल ने मुस्कुराकर कहा, आज पहली बार मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो निकाल गई बिना पीछे देखे। 2 घंटे बाद इसाबेल फिर हॉस्पिटल पहुंची। आनंद जाग रहा था, कमजोर लग रहा था, लेकिन आंखों में एक अलग सी रोशनी थी। इसाबेल उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं सब कुछ जान गई हूं। आनंद ने आंखें बैंड की, जैसे सालों का बोझ हल्की सांस में छोड़ा हो। इसाबेल ने अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाला, उसके सामने रखा। मैं वो ही हूं जिसे तुमने गैटे पर छोड़ा था। वो तुम्हारी मजबूरी थी, तुम मुझे भूल नहीं गए और मैं तुमसे मिल गई। आनंद ने ब्रेसलेट उठाया, उसे अपनी आंखों के पास ले गया।
और बोला, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतनी बड़ी हो जाएगी और मुझे माफ भी करेगी। इजाबेल ने उसका हाथ छुपके से पकड़ा। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, पर मैं चाहती हूं कि दुनिया तुम्हारा सच जाने और जो हुआ उसका हिसाब हो। इजाबेल ने उस रात हॉस्पिटल में आनंद के पास रहने का फैसला किया। उसने अपने सारे सोशल प्लान्स कैंसिल कर दिए। अब उसकी दुनिया सिर्फ एक कमरे तक सिमट चुकी थी, जहां एक आदमी अपनी बेटी के सामने जीवन के हर झूठ को गिरा के सिर्फ एक सच के साथ जिंदा रह रहा था। रवि जब हॉस्पिटल आया और इजाबेल को उसके पास बैठा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आनंद के फाइल के नीचे एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। ट्रूथ नेवर डाइज, समटाइम्स इट जस्ट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू वेक अप। वही सच आज जिंदा हो गया था। रात के 1 बजे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में घेरी खामोशी थी। अनंत कृष्णन सोया हुआ था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, हर एक लहर के साथ, जैसे उसकी पूरी कहानी अंदर से उबाल रही हो। इजाबेल उसके पास कुर्सी पर बैठी थी, हाथ में उसका हाथ था और आंखें खिड़की से बाहर अंधेरी दिल्ली की तरफ। लेकिन उस अंधेरे में अब पहली बार उसे रोशनी दिख रही थी, एक रोशनी जिसमें सच था, दाढ़ था, पर झूठ नहीं था। उसी वक्त रवि छुपके से वार्ड में आया। उसने हाथ जोड़ के इजाबेल को ग्रीट किया, फिर एक छोटी सी ट्राइपॉड कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर निकाला। ये सब दुनिया के लिए है, लेकिन अनंत सर के मर्जी से। इजाबेल ने हाँ में सर हिलाया। रवि ने कैमरा चालू किया। अनंत ने आंखें खोली, जैसे वक्त से लड़कर खुद को जगाया हो। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए रावी की तरफ देखा, फिर कैमरा की लेंस में आंखें डालकर सीधा देखने लगा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन हर लफ्ज एक पत्थर जैसे भरी हुई। मैं अनंत कृष्णन हूं, मैं इंजीनियर हूं। कभी आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट किया था और फिर एक सिस्टम से लड़ गया जो सच बोलने वालों को जीने नहीं देता। मैंने 1999 में एक प्रोजेक्ट में करप्शन देखा और सबूत दिए। मुझे लगा था सिस्टम सच का साथ देगा, पर गलत था मैं। उस वक्त मैंने सब कुछ गवा दिया, अपनी नौकरी, अपनी इज्जत और सबसे बड़ा, अपनी बेटी। रवि ने कैमरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में पानी था। इसाबेल ने अनंत का हाथ और जोर से पकड़ा। अनंत ने थोड़ा रुककर फिर कहा, मुझे सड़क पर जीना पड़ा, लोगों की नज़ारों में भिखारी बनना पड़ा, पर मैं कभी भूल नहीं पाया उस छोटी सी बच्ची को जिसे मैं ऑर्फनेज के गेट पे छोड़ आया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी कि अगर मैं कंपनी के खिलाफ गया तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे छीन ली जाएगी। उसकी आवाज़ थोड़ी और कमज़ोर हो गई, लेकिन उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी। आज वो लड़की मेरे सामने बैठी है और मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे एक मौका मिला उससे सिर्फ देखने का, सिर्फ कहने का, बेटा मुझे माफ कर देना। इजाबेल ने कैमरा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपना चेहरा संभाला। रवि ने कैमरा बैंड किया। वो मोमेंट फ्रोजन था, एक सच जो किसी कोर्ट में नहीं, एक हॉस्पिटल बेड पर दुनिया के सामने आया था। अगली सुबह तक वीडियो एडिट हो चुका था। रवि ने अपने जर्नलिज्म कॉलेज के इंडिपेंडेंट चैनल के जरिए वो अपलोड किया। टाइटल था अनंत कृष्णन, एक विसल ब्लोअर की आखिरी आवाज। और अपलोड होने के 20 मिनट बाद वीडियो ने इंटरनेट तोड़ दिया। हर जगह से लोग कमेंट करने लगे, ये सच है और दाढ़ भी। इंडिया ने एक सच्चे इंसान को सड़क पर छोड़ दिया, क्या खन्ना ग्रुप जवाब देगा? टीवी एंकर्स ने डिबेटें शुरू कर दिया। अनंत कृष्णन का नाम ट्रेंड करने लगा। पर सबसे बड़ी बात तब हुई जब इसाबेल ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड किया। ना मेकअप था, ना डिजाइनर कपड़े, एक सिंपल कॉटन का साड़ी पहने, बिना किसी ग्लैमर के वो कैमरा के सामने बैठी। मेरा नाम इसाबेल खन्ना है, पर आज मैं सिर्फ एक बेटी हूं। मैं अनंत कृष्णन की बेटी हूं। उसने सब कुछ कहा, जो उसने जिया, जो उसने नहीं जाने दिया, और सबसे बड़ा जो उसने सीखा। मैंने उस आदमी को सड़क पे ठोकर मारी जिसे मैं उस वक्त एक भिखारी समझी थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरा पिता था। मुझे नहीं पता था कि उसकी आंखों में मेरी कहानी छुपी है। मैं आपसे माफी मांगती हूं, अपने देश से भी, क्योंकि हमने एक इंसान की कहानी सिर्फ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसका कपड़ा गंदा था। पूरे देश ने ये वीडियो देखा। यह वायरल नहीं हुआ, ये लोगों के दिल तक गया। अनंत कृष्णन अब एक विक्टिम नहीं, एक मिसाल बन गया। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे, इंजीनियर्स उसकी पुरानी रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन की मांग करने लगे, पर खन्ना ग्रुप
अब चुप था। अरविंद ने अपने ऑफिस में न्यूज चैनल का वॉल्यूम कम किया। उसकी आंखें टीवी पर टिकी थी, पर उसका चेहरा बेजान था। एक ईमेल उसके लैपटॉप पे आई, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड ड्यू टू रेप्यूटेशनल रिस्क। उसने ग्लास उठाया, लेकिन उस बार ड्रिंक नहीं किया। बस ग्लास को टेबल पर रखा और एक पल के लिए आंखें बैंड कर ली। इज़ाबेल ने वो दिन अनंत के साथ हॉस्पिटल में बिताया। उसने उसके लिए चाय बनाई, एक छोटी सी घंटी रखी जिससे वो बुला सके, और एक डायरी गिफ्ट की। ये तुम्हारे नए पन्ने हैं जहां अब कोई झूठ नहीं होगा। अनंत ने डायरी खोली और पहला पन्ना लिखा, मुझे माफी मिल गई। वो रात खामोश थी, लेकिन उस रात दुनिया का एक सबसे बड़ा सच बोल चुका था। किसी कोर्टरूम में नहीं, किसी मिक के पीछे नहीं, सिर्फ एक बेटी की आंखों में और एक पिता की लिखी डायरी में। सफदरजंग कोर्ट हाउस के बाहर उस दिन कुछ अलग सा था। न वो यूजुअल हंगामा था, न मीडिया की चीखने वाली हेडलाइंस। सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे शहर खुद चुप होकर देखना चाहता हो कि न्याय का दरवाजा किसी एक आदमी के लिए खुलेगा या नहीं। अनंत कृष्णन, जिसका सच एक हॉस्पिटल बेड से दुनिया तक पहुंचा था, आज एक कोर्ट के सामने खड़ा था, लेकिन गुनहगार के रूप में नहीं। पहली बार उसे सुनने के लिए कानून तैयार था। इज़ाबेल ने उस दिन साड़ी पहनी थी, सेफ्ट और हल्का, जैसा उसकी माँ पहना करती थी जब किसी अच्छे काम के लिए घर से निकालती थी। उसके साथ अनंत था, व्हीलचेयर में, कमजोर लेकिन पूरा। रवि उनके पीछे था, दोनों हाथों में फाइल और एक यूएसबी ड्राइव। प्रोफेसर घोष भी कोर्ट में मौजूद थे, आखिरी सफ में, जिनकी आंखें इस पल का इंतजार करते हुए धुंधली हो चुकी थी। जज शर्मा एक जिम्मेदार, ईमानदार और पुराने विचारों के आदमी थे। जब अनंत ने अपने हाथों से कोर्ट की ओथ ले कर गवाही देनी शुरू की, तो कोर्टरूम में सिर्फ पेपर की आवाज थी। अनंत ने आहिस्ता से अपनी पूरी कहानी बयान की, आईआईटी से लेकर खन्ना ग्रुप तक, करप्शन रिपोर्ट तक, सस्पेंशन, बदनाम होने की कहानी, और सबसे आखिरी में उस पल की जब उसने अपनी छोटी बेटी को ऑर्फनेज के गेटे पर छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी बचा सके। इज़ाबेल ने तब एक पत्रा निकाला, एक चिट्ठी जो उसने अनंत की पुरानी डायरी में पाई थी। कोर्ट के सामने पढ़ती है, अगर कभी मेरी बेटी मुझे धुंध ले, तो यूं कहना मैं हमेशा उसके लिए जीता रहा। उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी आंखें मैं भूल नहीं सकता। शायद मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसकी शुरुआत उसी पल होगी जब वो मुझे माफ करेगी। कोर्ट में सब कुछ रुक गया। जज ने अपना चश्मा उतारकर आंखों को कुछ समय के लिए बैंड किया। फिर उसने अरविंद खन्ना की तरफ देखा, जो डिफेंस बॉक्स में था, उसके लॉयर्स के बीच में, जहां पहले वो कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन बनकर मीडिया को कंट्रोल करता था। आज सिर्फ एक चुप आदमी था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसका लॉयर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जज ने हाथ उठाकर उसे रोका। ये कोर्ट मानते हैं कि अनंत कृष्णन ने 1999 में एक करप्शन का सच सामने लाने की कोशिश की थी। उस वक्त उन्हें झूठी एक्यूजेशंस के जरिए कंपनी से निकाल दिया गया। आज उनका सच सामने है। ये कोर्ट अनंत कृष्णन के नाम को पुनः सम्मानित करता है और सरकारी रिकॉर्ड में उनकी रीइंस्टेटमेंट सिंबॉलिकली दर्ज करने का आदेश देता है। साथ ही खन्ना ग्रुप के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू की जाएगी। कोर्टरूम में एक पल के लिए सन्नाटा रहा, फिर धीरे से तालियों की आवाज गूंजी, पहले पिछली लाइन से, फिर सामने तक। आनंद ने अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहता चला गया। इज़ाबेल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अपा, आप जीत गए। रावी ने अपनी फाइल से एक फ्रेम निकाला, अनंत कृष्णन का असली आईआईटी डिप्लोमा, जो कभी उसे दिया ही नहीं गया था। जब प्रोजेक्ट में बदनामी हुई थी तो वो रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। प्रोफेसर घोष ने उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ओरिजिनल से वेरीफाई करवा के प्रिंट कराया था। इज़ाबेल ने वो डिप्लोमा आनंद को दिया, उसके नाम के साथ उसका सच उस परचम पर लिखा हुआ था। आनंद ने डिप्लोमा अपने हाथ में लिया, उसे देखा जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो। उसने बस इतना कहा, ये मेरी पहचान नहीं, मेरी इज्जत है जो मुझे वापस मिली। कोर्ट से निकालते वक्त गेटे के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी, पर इस बार वो भीड़ चलाने या मुद्दा बनाने नहीं आई थी। उस भीड़ में लोग फूल लेकर खड़े थे। वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, सब लोग अनंत कृष्णन को देखने आए थे।
उस आदमी को जिसे उन्होंने हॉस्पिटल बेड से लेकर कोर्ट तक जीत के रास्ते पर चलाते देखा था। किसी ने फोन उठाया, लेकिन किसी ने सेल्फी नहीं ली। सब लोग बस एक पल के लिए खड़े रहे, एक पिताजी और उसकी बेटी को हाथ में हाथ पकड़े देखने के लिए। अरविंद खुद मीडिया के सवालों से बचता हुआ साइड गेट से निकाल गया। उसकी कहानी अब किसी को सुनानी नहीं थी, लेकिन आनंद और इजाबेल की कहानी अब लोगों के दिल में लिखी जा रही थी। इजाबेल ने आनंद की व्हीलचेयर को धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतारा। आनंद ने फूलों की भीड़ के बीच से सिर्फ रवि को देखा। उसके आंखों में गर्व था। रवि ने आगे बढ़कर आनंद के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सर, अब आप सिर्फ एक नाम नहीं हैं, आप एक मिसाल हैं। और आनंद ने पहली बार पूरे दिल से मुस्कुराया। 3 महीने गुजर चुके थे उस दिन के बाद जब अनंत कृष्णन ने सफदरजंग की अदालत में अपना सच दुनिया के सामने रखा था। दिल्ली की गर्मी अब धीरे धीरे मानसून में बदल रही थी, पर लोगों के दिल में आनंद की कहानी अब भी जिंदा थी। हर जगह उसकी बात होती थी, न्यूज में, कॉलेजेस के लेक्चर्स में, और सबसे ज्यादा उन लोगों के बीच जिनके सपने कभी किसी सिस्टम ने कुचल दिए थे। पर आनंद के लिए जिंदगी अब सिर्फ हेडलाइंस नहीं थी, वो फिर से एक आदमी बन रहा था, पूरा और इज्जत के साथ। स्वर्णासिया, वही शोरूम जहां इजाबेल ने एक दिन एक आदमी को ठोकर मारी थी, अब नए मैनेजमेंट के अंडर था। अरविंद खन्ना ने अपने शेयर्स बेच दिए थे लीगल प्रेशर के नीचे, और नए बोर्ड ने नए लोग लाए। रवि, जिसे पहले एक सिंपल इंटर्न माना जाता था, अब शोरूम के इंक्लूजन एंड एथिक्स एडवाइजर के रूप में वापस बुलाया गया था। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उसकी जीत थी, उस सच की जीत जिसे उसने किसी के दिल से समझा, न कि सिर्फ फाइल में। उस शोरूम के सामने अब एक नया विट्रीन बैनर लगा था। बड़े लेटर्स में लिखा था, डिग्निटी डजंट वेयर लेबल्स, हर इंसान इज्जत के लायक है। और उस बैनर में एक तस्वीर थी, इजाबेल और अनंत कृष्णन की, एक दूसरे का हाथ पकड़े, बिना दिखावे के मुस्कुराते हुए। पीछे सिंपल बैकग्राउंड था, बिना किसी ब्रांडिंग के। लोगों ने उस इमेज को दिल्ली का नया चेहरा कहा। उस दिन इजाबेल शोरूम में आई, पहली बार किसी स्पॉटलाइट के बिना। उसने रवि से कहा, मुझे आज एक छोटी सी स्पीच देनी है, स्कूल के बच्चों के सामने। रवि ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। शोरूम के अंदर एक छोटा ऑडिटोरियम बनाया गया था, जहां आसपास के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था। इजाबेल ने उनके सामने खड़े होकर बोला, मैं ये कहानी किसी और की नहीं, अपनी सुना रही हूं। कभी कभी हम किसी को देख कर फैसला ले लेते हैं, उसके कपड़ों, उसकी बोली, उसके चेहरे से, पर क्या हम उसके अंदर की कहानी देखते हैं? शायद नहीं। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद उसने आनंद का परिचय दिया। आनंद अब स्टेज पर आकर थोड़ा झिझकता था, लेकिन जब एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, आपको दर्द नहीं हुआ जब सबने आपको झूठा बोला? तो आनंद ने बिना सोचे जवाब दिया, बहुत हुआ, पर सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मेरी बेटी मुझे नहीं पहचान पाई, और सबसे ज्यादा खुशी भी तब मिली जब उसने मुझे अपना बनाया। इजाबेल ने उस छोटी लड़की को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाया, वैसी ही ब्रेसलेट जैसी उसने कभी पहनी थी। ये तुम्हारे लिए, याद रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारी कहानी से बनती है, न कि तुम्हारे कपड़ों से। पकी ने मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाया और पूरी ऑडियंस ने तलियों से स्टेज गूंज दिया। इजाबेल का पुराना घर, वो मनसाओं जहां अरविंद ने उसकी जिंदगी को एक ट्रॉफी वाइफ बनाकर रखा था, अब खाली था। उसने वो जगह छोड़ दी थी, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी लीगल क्लेम के। उसने सिर्फ एक छोटी फ्लैट लिया था साउथ दिल्ली के एक सिंपल कॉलोनी में, जहां से हॉस्पिटल तक पैदल जा सकती थी। आनंद उसके साथ रहता था, अब एज अ फादर नॉट अ शैडो। हर शाम दोनों एक साथ चाय पीते थे, बल्कोनी में बैठकर। आनंद एक सिंपल नोटबुक में नए नोट्स लिखता। वो अब लोकल कम्युनिटी स्कूल में मैथ वॉलंटियर के रूप में पढ़ाता था। बच्चे उसे कृष्णन सर कहते, और वो बिना किसी सैलरी के, बस एक चौक और डस्टर के साथ वो सपने सिखाता जो कभी उसे छिन गए थे। एक शाम रवि वहां आया, उन दोनों को ग्रीटिंग्स करने। उसने बैल्कनी से आनंद और इजाबेल को देखा, एक पिताजी अपनी बेटी को चाय सर्व करते हुए। वो रुका और बस देखता रहा। इजाबेल ने उसे देख लिया, हाथ हिलाया, आओ रवि, तुम्हारा फेवरेट समोसा बनाया है। रवि हंस दिया, बस आप दोनों को देखकर ही पेट भर गया। उसने कहा, बाहर दिल्ली वैसे ही थी, हॉर्न्स, ट्रैफिक, डेडलाइन और बेचैनी, पर एक बैल्कनी में
दो लोगों ने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले लिया था कि अब उनके बीच झूठ नहीं होगा, सिर्फ सच, चाहे वो दाढ़ का हो या माफी का। रात होने लगी थी। आनंद ने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी वापस नहीं आई, पर मायने बदल गए। अब मैं एक नाम नहीं, एक कहानी हूं, और मेरी कहानी फिर से लिखी जा रही है उस हाथ से जिसे कभी मैंने छोड़ा था। दिल्ली के पूर्वांचल इलाके में एक छोटी सी म्युनिसिपल स्कूल थी, जहां पेंट छीला हुआ था, ब्लैक बोर्ड पर चौक की धूल चिपकी थी, और क्लास में बेंच कम और बच्चे ज्यादा थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। आंगन में एक नोटिस बोर्ड लगाया गया था, जिसमें एक नया पोस्टर चिपका था। आज कहानी का दिन है, आइए एक असली कहानी सुनिए। छोटे बच्चे, कुछ बिना जूतों के, कुछ पीठ पर स्कूल बैग लेकर एक दूजे से पूछ रहे थे, क्या ये वाली कहानी टीवी वाली है? टीचर ने सबको छुप कर आया और एक पुरानी मघाई कुर्सी पर बैठ गई। हाथ में एक पतला सा नोटबुक था और उसका चेहरा रोशन था। वो खुद भी उस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। वो कहानी थी अनंत कृष्णन की। टीचर ने बच्चों को धीरे से कहा, यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये एक समझ की कहानी है, जो समझा नहीं पर फिर भी जीता। उसने पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। एक दिन एक शोरूम के बाहर एक भिखारी ने एक कागज दिया। एक औरत ने बिना देखे उसे ठोकर मारी। कागज उड़कर उसके पैरों के पास गिरा। किसी ने उस कागज को उठाया नहीं, उसने भी नहीं, क्योंकि उसने सोचा वो कागज बेकार है। पर उस कागज में एक जिंदगी छुपी थी। क्लास में एक दुम सन्नाटा था। सबके चेहरे सीधा टीचर के होठों की तरफ देख रहे थे। उसने आगे पढ़ा। वो कागज एक रेज्यूमे था, अनंत कृष्णन का। आईआईटी ग्रेजुएट, इंजीनियर, एक ईमानदार आदमी। लेकिन उसने सिस्टम के खिलाफ बोला और सिस्टम ने यूज गिरा दिया। एक दिन उसने सोचा कि अपनी बेटी को बचाने के लिए यूज खुद को छुपाना पड़ेगा। उसने अपनी बेटी को ऑर्फनेज के गेटे पर छोड़ दिया, लेकिन कभी उसे भूल नहीं पाया। तभी एक छोटी लड़की ने हाथ उठाया। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटा। लड़की ने पूछा, मैम, अगर उस औरत ने उस कागज को उठा लिया होता तो क्या सब कुछ अलग होता? टीचर कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कभी कभी एक कागज सिर्फ कागज नहीं होता, उसमें पूरी कहानी होती है, और जब हम उसे देखते नहीं तब हम एक जिंदगी का सम्मान छीन लेते हैं। लड़की चुप हो गई। उसकी आंखों में कुछ समझने का एहसास था, एक शब्द से भी गहरा। दिल्ली के दूसरे कोना में अनंत कृष्णन का छोटा सा कमरा था, जहां वो अब अपने रूटीन में ठीक ठाक था। हर सुबह चाय, न्यूज़पेपर और फिर कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाना। उसने एक शेल्फ बना रखी थी, जहां एक फ्रेम में उसका डिप्लोमा लगा था। उसके नीचे एक फोटो, उसकी और इजाबेल की, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हाथ पकड़े हुए। काज फ्रेम के जस्ट पास एक और चीज थी, वही करिकुलम वीटे जिसमें अब भी धूल के दाग थे, लेकिन अब उसके नीचे एक हैंड रिटन लाइन जोड़ी गई थी, यह सिर्फ कागज नहीं, मेरी पहचान थी, और मेरी बेटी का रास्ता भी। इजाबेल ने अब अपनी जिंदगी का नया रास्ता चुना था। वो एलिट ब्रंचेस और डिजाइनर हैंडबैग्स के शहर से निकालकर अब एनजीओज के लिए काम करती थी। उसका हर दिन किसी न किसी अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल में बिता करता था। कभी हाइजीन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करती, कभी सेमिनार्स लेती, कभी सिर्फ सुनती। उसने अपना पूरा वार्डरोब दान कर दिया था, और सिर्फ वो रखा जो यूं जरूरत थी। उसके लिए अब लग्जरी का मतलब था एक पिताजी के साथ शाम की चाय और एक टीचर की मुस्कुराहट। एक बार रवि ने इजाबेल से पूछा, आपको कब लगा कि आप बदल गई हो? इजाबेल ने सोचा, फिर बोली, जब मैंने उस कागज को जमीन से उठाया जिसे मैंने कभी गिराया था, तब समझा कि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक झुके हुए जिस्म से होता है, लेकिन एक उठते हुए दिल से। एक शाम अनंत ने रवि को बुलाया। उसने एक बॉक्स दिया, पुरानी चीजों का। बोला, इससे एक स्कूल को डोनेट कर दो, शायद किसी और को जरूरत हो। बॉक्स में थे पुराने नोटपैड्स, एक कंपास बॉक्स और एक और फाइल, आनंद का वो पहला हैंडरिटन रिपोर्ट ड्राफ्ट। रवि ने फिले उठाई, यूज चूमा और कहा, सर, आपने तो हम सबको लिखना सिखा दिया। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, मैं कोर्ट में जीता, मैं मीडिया में जीता, पर असली जीत तब हुई जब मेरी बेटी ने मेरा नाम बिना शर्म के लिया, जब उसने कहा, ये मेरे पिता हैं।
और एक फ्रेम में उसके कमरे की दीवार पर वो कागज अब भी चिपका हुआ था, पूरा पुराना लेकिन अब सबसे सुंदर। नीचे एक छोटी सी तस्वीर चिपकी थी, इज़ाबेल की छोटी सी फोटो जब वो ऑर्फनेज में थी। उसके पीछे एक लाइन लिखी गई थी, जिसे हम गिरा हुआ समझते हैं, हो सकता है वो सबसे ऊंचा हो, बस उसे देखना सीखना पड़ता है। ये कहानी रिवेंज की नहीं थी, ये कहानी पनिशमेंट की नहीं थी, ये कहानी था एक सिंपल आदमी का जो गिरा, सब कुछ खोना पड़ा और फिर सब कुछ पाया, एक हाथ से, एक माफी से, एक बेटी के प्यार से। और वो कागज जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं था, अब एक कहानी बन गया था जो स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग याद करते हैं और जो हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जिसे कभी किसी ने नीचा समझा।